मंत्र इस पर गंभीरता से सोचने लगा और वो बोला, ब्लैक होल हमेशा स्पेस को ही कवर करे और टाइम को ना करे, और ऐसा हर बार हो, ये बात संभव नहीं है। ये बात मेरे गले उतर नहीं रही है। शायद कैप्टन ज़चार्ज हमारे साथ कोई गेम खेल गए हैं। मंत्र गुस्से में बोला। लेकिन इससे भी ज्यादा मंत्र का ध्यान और एक बात पर था, और उसने जगन्नाथ गोविंदराजन से पूछा, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि किसी तरह ब्लैक होल में से भविष्य में टाइम ट्रैवल तो हम कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में नहीं कर सकते, यही ना? जी कैप्टन मंत्र, जैसे मैंने पहले भी कहा, वास्तविकता तो यही है, लेकिन इसके ऊपर मेरी कुछ थियरीज है। अब इस समय में क्वांटम ग्रेविटी को तो इतना खास महत्व नहीं दिया जाता है, और अगर मैं टाइम ट्रैवल की कोई नई थियरी अगर पब्लिश करूंगा तो ये अल्ट्रा मॉडर्न लोग उसका दुरुपयोग करने में क्षण भर भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, और इसीलिए मैंने मेरी उस थियरी को अभी तक पब्लिश नहीं किया है। डॉक्टर जगन्नाथ बोले, हमें आपकी उस थियरी के बारे में जानकर खुशी होगी, कैप्टन मंत्र ने कहा। देखिए कैप्टन मंत्र, मुझे आप एक बात बताइए। आप सालों पहले जब मिशन वेगा पर निकले थे, तब आप जिस अंतरिक्ष यान में गए थे, वो अंतरिक्ष यान स्पेस टाइम वार्प टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था, और उसके आगे एक नैनो ब्लैक होल सा लगा था जो स्पेस को मरोड़कर आपके अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाता था। ये सच है ना? डॉक्टर जगन्नाथ ने पूछा। एब्सोल्युटली राइट सर, कैप्टन मंत्र बोले। आप प्लूटो के पास जो वर्म होल है वहां से यहां पहुंचे हैं, और आप जानते होंगे कि कुछ ब्लैक होल्स दूरी भ्रमण करते हैं, मतलब अपनी दूरी पर भी घूमते हैं। इन्हें रोटेटिंग ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। मैंने सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के फील्ड समीकरणों में श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस सॉल्यूशन के कुछ नए सुधार भी भेजे हैं, जिनके अनुसार ब्लैक होल का रोटेशन उसमें से बहते हुए समय को मरोड़कर यान को दिशा प्रदान करता है। अब मानो कि आपके यान के सामने जो नैनो ब्लैक होल है, वो बॉल अगर ब्लैक होल की रोटेटिंग स्पीड से 1000 गुना ज्यादा विरुद्ध दिशा में गति करे तो ये कुछ संभव है। मतलब कि वो अगर विरुद्ध दिशा में 400 साल पीछे जाए तो नैनो ब्लैक होल आपको 200 साल और आगे धकेल देगा, और आपका टाइम ट्रैवल होगा भूतकाल में 200 साल। डॉक्टर जगन्नाथ ने अपनी थियरी समझाते हुए कहा। ओह, वाकई में क्या ऐसा संभव है? कैप्टन मंत्र ने आश्चर्य से पूछा। मैंने कहा ना कि ये मेरी थियरी है, अभी इसका प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये सच लगती है, डॉक्टर जगन्नाथ ने कहा। मंत्र और कविता एक दूसरे के सामने देखने लगे। पर सर, अब हमें हमारे टाइम में अगर वापस जाना है तो नजदीक में कोई ब्लैक होल है ही नहीं, और प्लूटो के उस पार जो जगह थी जहां से हम आए थे वो तो एक्चुअली एक वर्म होल था, तो अब हम अपने टाइम में वापस कैसे जा सकेंगे? मंत्र ने निराश होते हुए कहा। मंत्र, मेरी बनाई हुई इस सिस्टम में वर्म होल सेट नहीं होता है। इस सिस्टम में भूतकाल में टाइम ट्रैवल करना है तो इसके लिए ट्रैवलिंग का जरिया ब्लैक होल ही होना चाहिए, डॉक्टर जगन्नाथ ने कहा। मंत्र, कविता, मैं आप दोनों को एक राज की बात बताऊं? यह रहस्य मेरे जैसे कुछ पुराने लोगों के अलावा किसी को नहीं पता है। जी हाँ सर, बताइए ना, क्या है वो रहस्य? मंत्र ने कहा। तो अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जब आप अपनी यात्रा समाप्त करके वापस आ रहे थे तो आपने बीच में प्लेनेट जुपिटर को तो देखा ही होगा, और इस एंटायर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर में जो बहुत ही विशाल द ग्रेट रेड स्पॉट है, क्या उसमें कोई हलचल नजर आई थी आपको? जगन्नाथ गोविंदराजन ने पूछा। हाँ, कुछ रंग बिरंगे तूफान दिख रहे थे, और वो तो सदियों से चल रहे हैं, कविता ने कहा। क्या आपको पता है कि ग्रहों की साइज की, यानी कि प्लेनेट की जो साइज होनी चाहिए, उसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन में गुरु की साइज थोड़ी ज्यादा ही है। दूसरी बात यह कि जुपिटर एक गैसो जायंट है, उस पर कोई ठोस जमीन तो है ही नहीं, फिर भी उसका जो सेंटर है वो नक्कर और ठोस कैसे है? डॉक्टर जगन्नाथ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। तो क्या सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना यह चाहते हैं कि गुरु के अंदर? मंत्र ने वाक्य को अधूरा छोड़ा, और तभी उस पर जगन्नाथ गोविंदराजन बोले, जी मंत्र, मैं वही कहना चाहता हूँ। जुपिटर के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो चारों ओर से गैस से घिरा हुआ है। पर सर, अगर ऐसा है तो गुरु की वो गैस जो घूम रही है वो तो टाइम बाय टाइम क्रमशः ब्लैक होल के अंदर समा जानी चाहिए, कविता ने पूछा। दोस्तों, मैं कई सालों से प्लेनेट जुपिटर पर स्टडी कर रहा हूँ,
और मुझे ये लगता है कि गुरु का वो ब्लैक होल बस नया ही है, यानी कि कुछ सदियों पहले ही अस्तित्व में आया है। ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है, डॉक्टर गोविंदराजन ने कहा। लेकिन ब्लैक होल तो तारों का बनता है, प्लेनेट में से ब्लैक होल कैसे बन सकता है? कविता ने पूछा। कविता, ब्लैक होल यानी क्या? कोई भी विराट कद जो उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को पा ले वो ब्लैक होल बन जाती है। हाँ, बड़े ब्लैक होल जो चीजों को निगल सके, ऐसे ब्लैक होल के निर्माण के लिए हमारे सूरज से 8 से 10 गुना मैसिव तारा होना चाहिए। लेकिन ये बात माइक्रो ब्लैक होल्स पर लागू नहीं होती है, और माइक्रो ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं वो भी आज तक हमें नहीं पता। डॉक्टर जगन्नाथ गोविंदराजन बोले, ओह माय गॉड। तो इसीलिए कैप्टन जचार्ज बार बार जुपिटर ग्रह का उल्लेख कर रहे थे, मंत्र ने स्तब्ध होते हुए कहा। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हम जो हमारे स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेस टाइम वॉर्प टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसमें बैठकर गुरु के उस रेड स्पॉट के अंदर घुस जाए? जी मंत्र, मेरी थियरी तो यही कहना चाहती है। लेकिन सर, ये एक सुसाइडल मिशन भी तो हो सकता है ना? मंत्र ने पूछा। डॉक्टर जगन्नाथ गोविंदराजन इसका कोई जवाब दे पाए उससे पहले तो आसमान में से भारी भरकम विमानों के आवाजाही की आवाजें आने लगी। वो विमान कुछ संदेश बता रहे थे। तुरंत डॉक्टर गोविंदराजन, मंत्र और कविता उठकर घर के बाहर गए। बाहर देखा तो वो विमान ऑडियो संदेश दे रहे थे और गैसेस से आसमान में बहुत बड़े साइंस भी दे रहे थे। इस संदेश का एक ही मतलब था कि यूरोपा पर बसे उन कंपनियों वालों ने हमला कर दिया है और वो मार्स की तरफ आ रहे हैं। मंगल के आसमान में बहुत सारे विमान यहाँ वहां जा रहे थे। तभी जो उड़ने वाली कार मंत्र और कविता को मंगल की सरफेस पर ले आई थी, उसमें संदेश आने शुरू हो जाते हैं कि कार को जल्दी से मार्स के भूगर्भ में ले जाया जाए। मंत्र ने कहा, चलिए कविता, चलिए डॉक्टर गोविंदराजन, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्दी निकलना है। मंत्र, कविता, आप दोनों जल्दी से निकलिए, मैं यहां पर ही रहूंगा, डॉक्टर गोविंदराजन ने कहा। नहीं सर, आप हमारे साथ ही चलेंगे, यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, मंत्र ने घबराहट भरी आवाज से कहा। नहीं मंत्र, मैं अकेला इंसान हूं और बदकिस्मती से मैंने कई साल पहले एक दुर्घटना में अपने परिवार को खोया है। मैं हमेशा से मार्स की सतह पर रहा हूं और आगे भी यहीं पर रहूंगा। आप मेरी चिंता ना करें, आप लोग जल्दी से निकलिए, डॉक्टर गोविंदराजन ने कहा। मंत्र और कविता उदास हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे और वो डॉक्टर जगन्नाथ गोविंदराजन का आभार व्यक्त करते हुए उनके सामने देखते देखते अपनी होवर कार में बैठ गए और वहां से भूगर्भ में जाने के लिए रवाना हुए। भूगर्भ में जाने के लिए अभी 1 आध घंटे का रास्ता था और कैप्टन मंत्र और कविता अपने आसपास हो रहे नजारे को देखकर ही चौंक उठे थे। चारों ओर फाइटर प्लेन्स यहां से वहां हो रहे थे, बहुत बड़े बिगुल्स बज रहे थे। मार्स की पूरी इंसानी आर्मी युद्ध के लिए सशक्त हो रही थी। कुछ देर बाद मंत्र की कार भूगर्भ में पहुंची तो भूगर्भ में भी बहुत बड़े लेवल पे हलचल हो रही थी। सब लोग उस कंपनियों वाले के साथ लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे थे। इसके बाद मंत्र और कविता को भूगर्भ के शहरों में मौजूद एक अत्याधुनिक बंकर में ले जाया गया, जहां पर जेम्स स्कॉट और डेव रेमन पहले से पहुंच चुके थे। इस बंकर में और करीब 100 से ज्यादा लोग थे। इसमें विश्व के सबसे बड़े नेता और कुछ प्रेसिडेंट्स शामिल थे। परमाणु बम भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी ये सुरक्षित बंकर थी। मंगल के प्रेसिडेंट और कुछ उच्च स्तरीय साइंटिस्ट यहां से ही सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। वो सब यहां पर देख पा रहे थे कि बाहर युद्ध